हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे। हमारे फाइनेंस के ग्रेड बी के सिलेबस का पार्ट सी, उसका फर्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव के रेस्पेक्ट में तो मेरे हिसाब से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हम कवर करेंगे, बट डिस्क्रिप्टिव के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। तो एफआरएम में फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, एक सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। किस चीज़ के लिए? जो नाम से देखिए, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कहाँ पर आएगा? जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं या रेगुलेटर्स हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनीज है, उनके ऊपर, क्योंकि एट दी एंड सब कुछ हो तो पैसों के लिए रहा है, उनके ऊपर पैसों से रिलेटेड जो भी कोई रिस्क है, उन रिस्क को असेस करना, देखना, मॉनिटर करना और मिटिगेट करना, एज इन उन्हें कंट्रोल करना। ठीक है। तो it is a structured approach adopted by financial institutions, corporates, and regulators to identify, measure, monitor, and control risk arising from the financial activities. तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी कोई आपके रिस्क हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे कॉर्पोरेट कंपनी हो, रेगुलेटर्स हो जैसे आरबीआई से भी, या आपके इंस्टीट्यूशंस हो, बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन हो गए, तो जो भी कोई उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की वजह से रिस्क है, उन्हें पहला आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि क्या क्या रिस्क है। देन उन्हें मेजर करना, कितना रिस्क है, रिस्क एपिटाइट देखना। फिर उन्हें मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग करना कि रिस्क हो तो नहीं रहा है, एंड देन उन रिस्क को कंट्रोल करना। ये हमारा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। These risks may originate from market price fluctuations, credit exposures, liquidity mismatches, ऑपरेशनल फेलियर्स या एक्सटर्नल मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स। अब इनके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं कि जैसे मार्केट में किसी चीज़ के प्राइस फ्लक्चुएट्स हो रही हैं, क्रेडिट एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, लिक्विडिटी मिसमैचेस हैं, ऑपरेशनल फेलियर्स हैं, या कोई हमारे ग्लोबल लेवल के मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स हैं। उन सब की वजह से ये रिस्क हो सकता है। मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन क्या है? मार्केट में इंटरेस्ट रेट का कम और ज़्यादा होना, किसी चीज़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप मार्केट में खरीद रहे हो, उनके रेट कम या ज़्यादा होना विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। क्रेडिट एक्सपोजर्स क्या होता है? बैंकों ने ऐसी कंपनीज को लोन दे रखा है जो कंपनियां डूब गई। लिक्विडिटी मिसमैचेस क्या होता है? बैंकों में लोगों का पैसा डिपॉजिट भी हो रहा है, लोगों का पैसा विड्रॉ भी हो रहा है, बैंकों को लोन भी देना है। कहीं ऐसा ना हो कि बैंक ने ज़्यादा पैसा लोन दे दिया और डिपॉजिट लेने आए तो बैंक के पास पैसा नहीं है। ऑपरेशनल फेलियर्स भी हो सकता है, बैंक का सर्वर डाउन हो गया। एक्सटर्नल मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स भी हो सकते हैं, जो हमारी ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स चलती रहती है। प्राइमरी एम क्या है एफआरएम का? मैनेज करना है, फाइनेंशियल रिस्क एलिमिनेशन नहीं है। इट इज नॉट टू एलिमिनेट रिस्क एंटायरली, बट टू मैनेज रिस्क विद विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट, सो दैट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड इन अ सस्टेनेबल मैनर। भाई, आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज बंद कर दो, आपको कोई रिस्क नहीं है, बट हमें फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव तो अपना रखना है ना, ग्रोथ भी हमें चाहिए, प्रॉफिट भी हमें चाहिए। तो आप जब काम करोगे तो रिस्क तो है ही है, कुछ ना कुछ तो रिस्क तो रहेगा, बट उस रिस्क को मैनेज करना, उस रिस्क को कम करना, हम खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, रिस्क को विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स रखना, सो दैट हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल मैनर में अचीव हो पाए। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फॉर्म्स अ कोर प्रूडेंशियल रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी as unmanaged risk can threaten solvency, profitability and systematic confidence। हम जब बैंक और एनबीएफसी या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है? प्रूडेंशियल रेगुलेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाता है। प्रूडेंशियल रेगुलेशन एज इन जो मैंडेशन है ही है, बैंकों को मानना ही मानना है, क्योंकि अगर इन रिस्क को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? बैंक या एनबीएफसी हमारी या कंपनी लॉस में जा सकती है ना, कंपनी का दिवालिया निकल सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है पूरे सेक्टर से। तो इस तरह से फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट हमें इंपॉर्टेंट भी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के? की ऑब्जेक्टिव अब हमारे बता रहे हैं, जैसे मिनिमाइजेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उन्हें हम लोग कम करें। सही बात है, जब हमारा रिस्क अगर हमने कम कर दिया तो हमारे उस रिस्क की वजह से होने वाले लॉसेस भी कम हो जाएंगे। FRM aims to reduce the profitability and impact of large anticipated financial losses that may arise due to adverse market or credit events। स्टेबलाइजेशन ऑफ अर्निंग एंड कैश फ्लोज। जब हमने अपने रिस्क को कंट्रोल किया हुआ है, रिस्क को हमने लिमिट किया हुआ है, तो हम अपना कैश फ्लो और अर्निंग ईजिली देख सकते हैं, वो स्टेबलाइज हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि हमें रिस्क के पीछे अचानक से पैसा खर्च करना पड़ जाए। बाय मैनेजिंग वॉलेटिलिटी इन इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट एंड एसेट प्राइसेस, FRM helps in achieving predictable income streams।
आपने क्योंकि वॉलेटिलिटी अपनी मेंटेन कर ली है, इंटरेस्ट रेट की, एक्सचेंज रेट की, एसेट प्राइसेस की, तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के हेल्प से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अपने इनकम स्ट्रीम्स को। अब बैंकों में इसमें क्या होता है ना, जैसे हमारे बैंक्स होते हैं, उन्हें एक एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एक सिस्टम होता है उनका। एसेट लायबिलिटी में क्या होता है, वो इस तरह की स्टेटमेंट जनरेट करते हैं कि अगले 15 दिन में, अगले 30 दिन में, अगले 1 महीने में, अगले 2 महीने में, 6 महीने में, इस तरह से प्रोडिक्शन लेकर कि एक्सपेक्टेड उनका कितना पैसा आ रहा होता है, जैसे जो लोन दिया हुआ है उसकी ईएमआई कितनी है, डिपॉजिट्स उनके रफली कितने आते हैं, एंड देन कितना पैसा उनका जाने वाला होता है। उनकी कुछ प्रोडिक्शन होती है कि कितने लोन्स वो और दे पाएंगे, कितना डिपॉजिट उनका मैच्योर हो रहा है, एफडीज कितनी मैच्योर हो रही है, कितनी उसमें से री इन्वेस्ट होंगी, कितना पैसा बाहर चला जाएगा। तो ये इसलिए होता है ताकि जो पैसे का इनफ्लो है और पैसे का आउटफ्लो है, ऐसा ना हो कि कभी भी इनफ्लो कम रह जाए और आउटफ्लो ज़्यादा हो जाए। क्योंकि अगर बैंक के पास पैसा आएगा कम और जाएगा ज़्यादा, तो बैंक ज़्यादा दे ही नहीं पाएगा। तो बैंक इस तरह से सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। और अगर बैंकों ने इन चीज़ों को क्लियर कर लिया, तो बैंक के काफ़ी सारे रिस्क खत्म हो जाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल एंड सॉल्वेंसी। अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट हमारा इफेक्टिव है, तो इंस्टीट्यूशन इंश्योर करेगा कि उसके पास एडिक्वेट कैपिटल बफर्स रहें टू एब्जॉर्ब लॉसेस एंड रिमेन सॉल्वेंट। अब कैपिटल बफर्स कौन से होते हैं, याद करिए, हमने बेसल 3 के अंदर पढ़ा था, कैपिटल कंजर्वेशन बफर पढ़ा था, कैपिटल एडुकेसी रेशियो पढ़ा था। इस तरह के बफर्स होते हैं, आगे इसमें इनके नाम और भी पढ़ेंगे। Improvement in risk-adjusted returns. FRM enables institution to allocate capital efficiently by balancing risk and return rather than maximizing returns alone. जैसे आप लोग इंडिविजुअल लेवल पर भी अगर अपना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे कहीं पर, तो सबसे अच्छा रिटर्न कहाँ पर आता है, हमारे इक्विटी मार्केट में आता है। काफ़ी काफ़ी रिटर्न्स आ जाते हैं वहाँ पे, बट देन उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। सिमिलरली अगर म्यूचुअल फंड्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसमें लो रिस्क रिटर्न्स भी होते हैं, हाई रिस्क रिटर्न भी होते हैं। अब सिर्फ हाई रिस्क में हम लोग हमेशा इन्वेस्ट नहीं करते ना, हम उसको बैलेंस करके रखते हैं। रिस्क और रिटर्न को हमें बैलेंस रखना होता है। हम एफडीज में भी इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में भी करेंगे, हाई रिस्क में भी करेंगे, लो रिस्क में भी करेंगे, इक्विटी में भी करेंगे, डेट में भी करेंगे, सो दैट हमारा कहीं पर एक जगह ऐसा ना हो कि मार्केट कंडीशन की वजह से पूरा का पूरा हमारा लॉस हो जाए। तो इसलिए हम लोग रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करके रखते हैं रेदर देन मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। सपोर्ट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अगर हमारा अच्छा होगा इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, तो ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी और सिस्टमिक क्राइसिस से बचेंगे। सिस्टमिक क्राइसिस हमारे डोमिनो इफेक्ट की वजह से होते हैं, जैसे लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था 2007 वाला। उसके लिए हम कुछ वीडियो में अलग से बात करेंगे, यहाँ पे उसकी हमें नीड नहीं है पढ़ने की। अब मेजर टाइप के फाइनेंशियल रिस्क कौन से होते हैं। फाइनेंशियल रिस्क की अगर हम लोग बात करें, तो वो अपने सोर्स और नेचर ऑफ इम्पैक्ट के हिसाब से होते हैं। दो मेजर तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टमिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमिक रिस्क। ठीक, सिस्टमिक रिस्क की बात करें तो ये पूरे सिस्टम के अंदर होता है। दिस इज द काइंड ऑफ रिस्क दैट अप्लाइज टू एन एंटायर मार्केट और मार्केट सेगमेंट। All investment are affected by the risk. For example, risk of government collapse, risk of war or inflation, risk such as that of 2008 crisis. ये लेमन ब्रदर वाला जो मैंने आपको बोला था, इसको सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे। It is virtually impossible to protect your portfolio against this risk. It cannot be completely diversified away. It is also known as undiversifiable risk or market risk. तो ये रिस्क आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बड़े बड़े लेवल पर होता है, गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, आपका वॉर हो गया जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, या कोई बड़ी कंपनी ही आपकी अचानक से कोलैप्स कर गई किसी फ्रॉड की वजह से। ये पूरी तरह से डाइवर्सिफाई नहीं हो सकती, इसके अगेंस्ट आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और इसे अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बोला जाता है। अनसिस्टमिक रिस्क, इसे हम लोग रेसिडुअल रिस्क भी बोलते हैं। ये स्पेसिफिक रिस्क होता है या फिर डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है। हर कंपनी इंडस्ट्री के लिए यूनिक होता है। जैसे किसी कंपनी में स्ट्राइक हो गई, उस पर लॉ सूट्स हो गए, कोर्ट केसेस हो गए, या कुछ ऐसे इवेंट जो उस कंपनी के लिए स्पेसिफिक है, एंड दे कैन बी एक्सटेंड टू बी डाइवर्सिफाइड अवे बाय अदर इन्वेस्टमेंट इन अ पोर्टफोलियो आर अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, अब विद इन टू टाइप्स हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ रिस्क होते हैं, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो मल्टीपल टाइप ऑफ रिस्क है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल चांसेस है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क क्या होता है, हमारा डिफॉल्ट रिस्क कहलाता है। Credit risk is just the risk that the person you have given credit to, that is a company or individual,
विल बी अनेबल टू पे यू इंटरेस्ट और पे बैक योर प्रिंसिपल ऑन इट दैट ऑब्लिगेशन। मतलब आपने किसी को पैसा दिया, चाहे आप एनबीएफसी हो, चाहे आप बैंक हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, आपने जिसको भी पैसा दिया वो आपका पैसा वापस करने का सक्षम नहीं है। अब आपको आपका पैसा वापस नहीं मिल रहा है, या जो भी आपने उधारी दी है या लोन दिया है वो आपका वापस नहीं आ रहा। ये हमारा क्रेडिट रिस्क कहलाता है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में कर रहे हो, कंपनी के फिक्स डिपॉजिट्स में कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो आपने पैसा दे दिया, अब चाहे आप किसी भी फॉर्म में पैसा किसी को दे रहे हो, डेट इक्विटीज खरीद रहे हो, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा नहीं आ पा रहा वापस, वो आपका क्रेडिट रिस्क है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लोएस्ट क्रेडिट रिस्क होता है, बट जीरो फिर भी नहीं होता है ना, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंट्रीज हैं जहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं कि लोगों का पैसा नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट कोलैप्स हो रही है वहां पे। लो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं, लो रेटेड कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, हमने पीछे भी पढ़ा था, उन्हें हम जंक बॉन्ड्स भी बोलते हैं, उनका क्रेडिट रिस्क ज्यादा होता है। अब हम कभी भी अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, हमें उसकी रेटिंग देखनी है कि क्रिसिल से, आईसीआरए से या सीआर से उसकी रेटिंग क्या चल रही है। ये सब हम लोगों ने मनी मार्केट वाले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, आगे चले। कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क क्या होता है? जब कोई कंट्री अपना डेट ऑब्लिगेशन मेंटेन नहीं कर पाती और डिफॉल्ट कर जाती है। ठीक है, कंट्री अपने सारे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, बाकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में कंपनी के डिफॉल्ट होने की वजह से अफेक्ट आता है। ठीक है, और उन सारी कंट्रीज को भी, अब आप ऐसे मान लीजिए कि हमने किसी कंट्री को पैसा उधार दिया, हम लोग कई बार लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, दूसरे लोन देते हैं, हम लोगों ने किसी कंट्री को पैसा उधार दिया, उस कंट्री से अब वहां से पैसा वापस नहीं आ पा रहा है, कंट्री कोलैप्स हो गई, कंट्री की इकोनॉमी बिल्कुल गिर गई, जैसे बीच में जिम्बाब्वे की हो गई थी। तो जिन कंट्रीज ने उस समय जिम्बाब्वे को पैसा दिया होगा, उन कंट्रीज के साथ भी इटसेल्फ नुकसान हुआ है। जिम्बाब्वे का तो कंट्री रिस्क की वजह से बाकी सारी कंट्रीज का पैसा डूब गया, बट उन कंट्रीज में भी इटसेल्फ अफेक्ट आएगा, उनके स्टॉक्स गिरेंगे, म्यूचुअल फंड्स गिरेगा, बॉन्ड्स की प्राइसेस गिरेंगी, क्योंकि उस दूसरी कंट्री के ऊपर जो लैंडर कंट्री है उसका भी उसमें पैसे का नुकसान होता है। If a country has severe fiscal deficit, it is considered more likely to be risky than a country with low fiscal deficit. ठीक है, इसे हम लोग सेट्रिस पेरिबस बोलते हैं। एक कंडीशन होती है, इटालियन सॉरी लैटिन टर्म है सेट्रिस पेरिबस। इसमें क्या होता है कि जिस कंट्री का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कितना है अभी हमें इकोनॉमिक सर्वे में पता चलेगा, नया कितना है और हमारा अगले साल के लिए प्रिडिक्टेड कितना होगा। तो फिस्कल डेफिसिट जिसका कम होगा उस कंट्री का कंट्री रिस्क कम होगा, जिसका फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा उसका कंट्री रिस्क भी ज़्यादा होगा। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज होती हैं वो रेदर देन डेवलप्ड नेशन ज़्यादा रिस्की कहलाती हैं। पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है? ये इमर्जिंग इकोनॉमीज में ज़्यादा होता है। इट इज़ अ रिस्क दैट द कंट्रीज गवर्नमेंट विल सडनली चेंज इट्स पॉलिसीज। जैसे नेपाल में अभी रिसेंटली काफ़ी सारी पॉलिसी चेंज हो रही हैं, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा पॉलिसी चेंज हो रहा है। For example, today with the continuing raging debate on FDI in retail, India's policy will not be looking very attractive to foreign investor and stock prices are negatively affected. जो भी हो रहा है, मार्केट हमारा गिरा हुआ है काफी ज्यादा। री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क में क्या होता है? आपने जो हाई यील्डिंग फिक्स डिपॉजिट में या किसी कॉर्पोरेट डिपॉजिट में आपने पैसा तो लगा दिया उस समय जो आपका रेट अवेलेबल है, बट अब जब आपका इंटरेस्ट का पेमेंट आ रहा है मान लीजिए 1 साल बाद, तो उतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट का आपके पास कोई भी एवेन्यू ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप कहाँ पे इसको री इन्वेस्ट करो। मान लेते हैं अभी आपने 10% पे कुछ इन्वेस्ट कर दिया, आपका इंटरेस्ट आया 1 साल बाद, और अब 1 साल बाद आपका इंटरेस्ट है 8%। तो जो आपको 10% के हिसाब से आपने सोचा था वो अब 10% नहीं रहा, अब आने वाले टाइम के बाद वो 8% ही रह जाएगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क के अंदर जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड या फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, बेसिकली मार्केट में जब हमारे सिक्योरिटीज के रेट बढ़ते हैं या एफडीज के रेट बढ़ते हैं, उस समय हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज कम होने लग जाती है। इट विल डिक्रीज व्हेन द मार्केट इंटरेस्ट रेट राइज। बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे जब 2022 और 2023 का टाइम चल रहा था तब आरबीआई ने रेपो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, 4% से बढ़ा के 6.5% तक बढ़ गया था। ठीक, अब इस टाइम पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 6.8 और 7% की थी 2021 में, वो इस ड्यूरेशन में 7.6 से 7.8% बढ़ गई। जब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो यहाँ पे जो भी आपने सिक्योरिटी खरीदी हुई थी उसकी वैल्यू आपकी कम होने लग जाती है।
उसका प्राइस ड्रॉप होने लगता है। और ये किन के अंदर होता है? लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ज्यादा होता है। बॉन्ड मार्केट में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है अच्छे से। ये हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है? ये करेंसी रिस्क होता है, और जो करेंसी का फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से होता है। कौन इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है? जो हमारे इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स हैं हमारे लिए, या फिर हमारे वो इन्वेस्टर्स जो कि बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों का रिस्क इसमें सबसे ज्यादा होता है। 2025 में इंडियन रुपी जो था वो शार्पली डेप्रिशिएट हुआ अराउंड 85 से 90 अगेंस्ट यूएस डॉलर। हम लोगों ने पढ़ा भी है पीछे न्यूज में, ड्यू टू यूएस टैरिफ थ्रेट्स। अब है ना, अब इस सब की वजह से क्या होगा? जो हमारे इंपोर्टर्स है, जो हम लोग बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं बाहर के इन्वेस्टमेंट इंडिया में मंगवाने के लिए। फिर चाहे वो पेट्रोल क्रूड ऑयल मंगवा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मंगवा रहे हो, या कुछ और इंपोर्ट कर रहे हो, हमारे एक्सपोर्टर्स को ज्यादा लॉस हो रहा है। इसके अलावा जो यूएस स्टॉक्स में या एडीआर में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उन लोगों को भी लॉस हो रहा है। ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहलाता है। इन्फ्लेशनरी रिस्क क्या होता है? इन्फ्लेशनरी रिस्क में इरोजन हो जाता है रियल रिटर्न्स का ऑन इन्वेस्टमेंट, जब हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ता है रेदर देन इन्वेस्टमेंट। मान लेते हैं आपने इन्वेस्ट कर रखा है 4% पे, आपका इन्फ्लेशन का रेट 5% है, तो आपका 1 साल बाद या 2 साल बाद जो पैसा निकल कर आ भी रहा है, मार्केट रेट के हिसाब से उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई, क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर कम हो गई। जो चीज़ आपको 1 साल बाद 105 रुपए की, आज 100 रुपए की है, इन्फ्लेशन की वजह से 105 रुपए की मिलेगी, बट आपका इन्वेस्टमेंट 4% पर है, तो 1 साल बाद आपके पास तो वैल्यू 104 हुई। चीज़ खरीदने के लिए अभी भी आपको 105 रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा इन्फ्लेशनरी रिस्क कहलाता है। इफ एन इन्वेस्टर पार्क मनी इन फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट यील्डिंग 6%, बट सीपीआई इन्फ्लेशन एवरेज 7 से 8%, तो उसकी वजह से क्या होगा? रिटर्न उनके नेगेटिव हो जाएंगे, जो अभी हम लोगों ने समझा। आगे देखते हैं अब इसमें मार्केट रिस्क क्या होता है। मार्केट रिस्क वही है कि हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस ड्यू टू ओवरऑल मार्केट डिक्लाइन फ्रॉम इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल और सेंटिमेंट ड्रिवन फैक्टर्स, जिसकी वजह से सारी सिक्योरिटीज हमारी अफेक्ट होती हैं। अर्ली 2026 में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स था, बीएसई सेंसेक्स, वो इतना ज़्यादा गिरा है हमारा अभी, 2100 से 2900 पॉइंट्स गिरा है इन जस्ट 5 to 6 ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, निफ्टी भी हमारा गिरा है। अब जब ये हमारे स्टॉक के हमारे इंडेक्सेस गिर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? जो हमारा वाइड स्प्रेड पोर्टफोलियो है वो भी हमारा लॉस में जाएगा, इवन फॉर द स्ट्रॉन्ग कंपनीज। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें रिस्क आइडेंटिफाई करना होगा ना। जब तक रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम उसे मैनेज नहीं करेंगे। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग एंड क्लासिफाइंग पोटेंशियल सोर्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क arising from products, portfolio, operation and external environments. की एरियाज ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है? लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, वहां पे हम देख सकते हैं। ट्रेजरी और ट्रेडिंग ऑपरेशंस, वहां पे हम देख सकते हैं। बैलेंस शीट मिसमैचेस, वहां देख सकते हैं। ऑपरेशनल प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स, वहां देखे जा सकते हैं। एक्सटर्नल मैक्रो इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स, उन्हें भी देखा जा सकता है। Effective identification ensures that no material risk remain unrecognized, which is critical for banks and financial institution. अगर हमने आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर लिया, जितने अच्छे से हम आइडेंटिफाई करेंगे, उतने ही अच्छे से हम उन रिस्क को देख सकते हैं कि भैया कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्टर ना रह जाए जिससे हमें रिस्क, जो हम रिस्क ना आइडेंटिफाई किया हो। फिर उस रिस्क को हम लोग मेजर करेंगे, रिस्क मेजरमेंट किया जाएगा। It refers to the quantifying the magnitude and probability of loss arising from the identified risk. उसके लिए अलग अलग स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल और स्ट्रेस बेस्ड मॉडल्स हैं, उन्हें हमें समझने की जरूरत नहीं है। बेसिक टूल्स हम समझ लेते हैं कि VAR होता है, वैल्यू एट रिस्क। ये क्या करता है? एस्टिमेट्स पोटेंशियल लॉस अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन। स्ट्रेस टेस्टिंग, ये क्या करता है? असेसेस इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम बट प्लॉजिबल सिनेरियोज। सेंसिटिविटी एनालिसिस मेजर्स रेस्पॉन्स टू चेंज इन की वेरिएबल्स। और क्रेडिट रिस्क मॉडल्स, इसके ज़्यादा हमें बारे में जानने की नीड है नहीं। एक्यूरेट मेजरमेंट्स इनेबल्स इंस्टीट्यूशन टू कंपेयर रिस्क एक्सपोजर अक्रॉस पोर्टफोलियोज एंड एलोकेट कैपिटल एफिशिएंटली। अगर हमने मेजरमेंट कर लिया तो उसके हिसाब से हम अपना रिस्क एक्सपोजर देख सकते हैं। अ- जब रिस्क एक्सपोजर हमें पता है हमारे अलग अलग पोर्टफोलियो में, तो उसी हिसाब से वहां पे पैसा हम लोग अपना मैनेज कर सकते हैं। रिस्क मॉनिटरिंग क्या होती है? इसके अंदर कॉन्टिन्यूस ट्रैकिंग की जाती है रिस्क एक्सपोजर्स की अगेंस्ट अप्रूव्ड लिमिट। अप्रूव्ड लिमिट, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक रिस्क एपेटाइट बनाता है कि कितना रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है,
की एक्सपेक्ट्स क्या है, रेगुलर रिस्क रिपोर्टिंग करनी होती है, अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, एक्सपोजर लिमिट्स के साथ कंप्लायंस देखा जाता है, और मार्केट कंडीशन के अंदर जो चेंज है, क्रेडिट कंडीशन की जो चेंजेस है उन्हें देखा जाता है। मॉनिटरिंग एंश्योर्स दैट emerging risks are detected before they escalate into financial distress। रिस्क कंट्रोल एंड मिटिगेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर फोकस ऑन रिड्यूसिंग रिस्क टू एक्सेप्टेबल लेवल थ्रू अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज, जैसे डेरिवेटिव्स में हेजिंग करते हैं, डेरिवेटिव वाले वीडियो से हम समझेंगे, बाकी पीछे फॉरेक्स पढ़ते हुए आपने हेजिंग समझा होगा। पोर्टफोलियो डाइवर्स करके रखते हैं, वीडियो के शुरू में भी मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे कोई एक बैंक है, बैंक अपने जो कस्टमर्स का पैसा है, जो डिपॉजिटर्स का पैसा है, उसको कुछ पार्ट लोन में देगा, कुछ पार्ट सीआरआर रखेगा, कुछ एसएलआर रखेगा, फिर कुछ वो शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, फंड्स में लगा देगा, कुछ दूसरे बैंकों के साथ एफडी बनाकर रखेगा, कुछ पार्ट फॉरेक्स में इन्वेस्ट करके रखेगा, कुछ पार्ट का गोल्ड खरीद लेगा। तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। क्रेडिट लिमिट्स एंड कोलेटराइजेशन, तो ऐसे ही क्रेडिट लिमिट्स भी देखी जाती है, कितनी क्रेडिट लिमिट किसी को दी जा रही है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है, इसको हम आगे समझेंगे, बेसिक मैं आपको इसको पहले भी बताया था। कैपिटल बफर्स और प्रोविजनिंग, ये भी हम लोगों ने पीछे समझा था, ये मुझे बताने की नीड नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, रिस्क एक्सपोजर और इंस्टीट्यूशन के रिस्क एपेटाइट के बीच में एक अलाइनमेंट बनेगा, एक सिंक्रोनाइजेशन डेवलप होगा। अब हमें इसमें तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने हैं, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है, एक कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्निक होती है। इसमें इंस्टीट्यूशन या जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपना रेजिलियंस देखती है अलग अलग पॉसिबल कंडीशंस में। मतलब ऐसे मान लेते हैं कि जैसे आगे क्या हो सकता है, ऐसा कुछ रिस्क इमेजिन करा जाता है सिस्टम के थ्रू, है ना, और उस रिस्क को टेस्ट किया जाता है कि अगर कुछ कंडीशंस जैसे फॉर एग्जांपल दे दी, उन कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। मेनली हम लोग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। It checks how strong a bank or financial institution is during extreme but possible bad situation. एक्सट्रीम सिचुएशंस में या पॉसिबल बैड सिचुएशन में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना स्ट्रांग है, कितने अच्छे से उसने अगर कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं उनको मैनेज कर लिया। बैंक इसमें वर्स्ट केस सिनेरियोज लेकर चलते हैं, जैसे इकोनॉमिक रिसेशन आया, शार्प फॉल इन एसेट प्राइसेस आया, सडनली इंटरेस्ट रेट्स का राइज हुआ, हाई लोन डिफॉल्ट्स हो गए। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस में क्या होगा। अब इसमें हर बैंक का अलग अलग एक प्रोसेस होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, अलग अलग सिनेरियोज वो लेकर चलते हैं। दे देन असेस वेदर दे कैन स्टिल सर्वाइव विदाउट कोलैप्सिंग, है ना। एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि एक बैंक ने देखा कि उसके 10% बोरोवर ने लोन देना छोड़ दिया, लोन रिपे नहीं किया अचानक से। साथ में इसमें एक और सिनेरियो हो जाता है कि 10% ने लोन नहीं दिया, और 10% जो टॉप डिपॉजिटर्स है बैंक के, जिनकी सबसे ज्यादा एफडीज है, उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया। उस केस में बैंक कैसे चलेगा, बैंक के पास कितना पैसा रह जाएगा, कितने, है ना। तो वो सारी कंडीशन ऐसे अलग अलग कंडीशन में टेस्ट किया जाता है, वो हमारा स्ट्रेस टेस्टिंग कहलाता है। दूसरा हमारा सिनेरियो आता है बैक टेस्टिंग का। बैक टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, मेनली हम बैंक की ही यहाँ पे बात करेंगे, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, वो देखेंगे कि कोई एक हाइपोथेसिस ली या फिर कोई एक मॉडल लिया, उस मॉडल को बैक डेट में चलाकर देखेंगे। मान लेते हैं कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का किसी बैंक का लॉस था, है ना। अब बैंक देख रहा है, बैंक ने कोई नया मॉडल अडॉप्ट करा। अब नया मॉडल से बैंक फ्यूचर का वैल्यू अपना एस्टिमेट करेगा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है कि बैंक का, क्योंकि पीछे का मुझे पता है कितना लॉस हुआ, मैं पीछे के ही सारा डेटा उसमें डालकर देखता हूँ और देखूंगा कि वो कितना एक्यूरेट दे रहा है ना। इट्स अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। बैक टेस्टिंग इज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग अ ट्रेडिंग हाइपोथेसिस स्ट्रेटेजी ऑन अ प्रायर टाइम पीरियड, है ना। पीछे के टाइम पीरियड में किसी चीज को हम टेस्ट करते हैं। बैक टेस्टिंग चेक्स वेदर अ रिस्क मॉडल वर्कड करेक्टली इन द पास्ट। बैंक्स क्या करते हैं, प्रिडिक्टेड रिस्क को, जो हमारे मॉडल एस्टिमेट होते हैं, उन्हें एक्चुअल लॉसेस के साथ देखते हैं। जैसे भी हमने समझा था कि एक्चुअल लॉस बैंक को पता है पीछे कितना आया था, अब उसने मॉडल के थ्रू देख लिया कि मॉडल कितना लॉस प्रिडिक्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 100 करोड़ का लॉस, बट एक्चुअल लॉस 500 करोड़ का था, मतलब मॉडल तो फेल हो गया। अब यही मॉडल ने अगर मान लीजिए 495 करोड़ का किया होता या फिर 505 करोड़ का किया होता, उस केस में मॉडल को हम सक्सेसफुल मानते हैं। To test accuracy of risk models, to improve risk prediction quality, to ensure regulatory compliances, ये पर्पस होता है हमारा बैक टेस्टिंग का। ठीक है,
अगला एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा इसमें एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का, जिसको हम लोग शॉर्ट में एएलएम बोलते हैं। एएलएम, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है? जो भी हमारा बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो अपने एसेट्स को और कैश फ्लोज को कैसे यूज कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है उनका यूज, सो दैट उन्हें कभी भी अपनी लायबिलिटी को अगर पे करना पड़ रहा है तो फर्म लॉस में ना चली जाए। जैसे मान लेते हैं एक बैंक के पास 10,000 रुपए है, से फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा किसी को मान लेते हैं उसमें 10,000 रुपए है, ठीक है। 10,000 रुपए किसके? डिपॉजिटर्स के हैं। अब किसी टाइम पर उसे मान लीजिए 5,000 रुपए डिपॉजिटर्स कुछ अपना लेने आ गए। 5,000 रुपए उसके पास हमेशा होने चाहिए। बट अब अगर उसने लोन में ऑलरेडी, मान लो कि उसने लोन में ऑलरेडी 8,000 दे रखे, तो क्या वो 5,000 दे पाएगा? नहीं। लोन उसके लिए एसेट है ना? तो उसे अपने एसेट को इस तरह से मैनेज करना है कि लायबिलिटी को वो टाइम पर दे पाए, और अगर लायबिलिटी को टाइम पे नहीं दे पा रहा या दे रहा है तो उसमें वो लॉस में ना चला जाए। ALM ensure that a bank can pay its obligation on time without losses by properly managing assets and liabilities. एक्सप्लेनेशन इसकी समझिए। एसेट्स क्या होते हैं? हमारे लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो बैंक के, जहां से बैंक के पास पैसा आता है। लायबिलिटीज हमारे डिपॉजिट्स होते हैं, बोरिंग्स होती है, जो पैसा बैंक को देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ALM फोकसिंग ऑन मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, ability to meet withdrawals, interest rate risk, changing in the interest rate, maturity mismatch, short-term deposit versus long-term loans. Purpose क्या होता है इसका? To maintain financial stability, avoid liquidity crunch, to protect profitability. जैसे कोई डिपॉजिटर आया है ना, उसने अचानक से पैसा निकाल लिया, तो ALM के थ्रू इंश्योर होगा कि बैंक के पास इतने लिक्विड एसेट्स हैं कि वो उसका पैसा दे सकता है कभी भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने वीडियो में। फिर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं? जैसे सबसे पहला है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हेजिंग की बात करें तो हेजिंग के अंदर क्या होता है? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू ऑफसेट पोटेंशियल लॉसेस फ्रॉम एडवर्स प्राइस मूवमेंट्स, वो हमारा हेजिंग कहलाता है। जैसे फॉरवर्ड फ्यूचर्स के थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू, इंटरेस्ट रेट या करेंसी स्वैप्स के थ्रू। हेजिंग इज वाइडली यूज्ड टू मैनेज मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अब ये कहाँ कहाँ रिस्क हमारा यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है रिस्क मैनेजमेंट, रेस्पेक्टिव वीडियो के अंदर हमने समझा भी था, बट इसको हम लोग को डिस्क्रिप्टिव आंसर से सेपरेटली समझेंगे बाद में। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? जो हमारा एक्सपोजर है उसे हम लोग अलग अलग एसेट्स में, सेक्टर्स में, ज्योग्राफीज में फैला के रखते हैं, ताकि कहीं एक जगह का लॉस इतना ना हो जाए कि वो पूरे एरिया को खा जाए, हमारे पूरे पोर्टफोलियो को खा जाए। लॉस इन वन सेगमेंट मे बी ऑफसेट बाय गेन्स और स्टेबिलिटी इन अदर्स। रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म, रिस्क ट्रांसफर करने के लिए सबसे अच्छा हमारा एग्जांपल होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी और सिक्योरिटाइजेशन, बट बेस्ट जो इसमें होता है वो इंश्योरेंस होता है। ये क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क में काफी ज्यादा फायदा करता है। कैपिटल या लिक्विडिटी बफर्स, ये हमने पीसीए के वीडियो में भी कुछ टर्म्स पढ़ी थी। कैपिटल एडुकेसी रेशियो, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, बेसल 3 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ये सब कुछ। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ये सब कुछ हमने वहां पर पढ़ा है। वही हमारे कैपिटल और लिक्विडिटी बफर्स है, जो कि एक तरह से रिस्क के टाइम पे हेल्प कर रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल ऑन गवर्नेंस, इसके लिए क्या होता है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कमिटीज बनी होती है उनके इंटरनल कंट्रोल के लिए। इंडिपेंडेंट रिस्क और कंप्लायंस फंक्शन होता है वहाँ पे। इंटरनल ऑडिट होते हैं, उनके कंट्रोल्स होते हैं। तो जितनी अच्छी गवर्नेंस होगी, देखा जाता है कि उतने ही अच्छे रिस्क डिसीजंस होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का रोल क्या है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में? तो इट इज अ कोर स्ट्रेटेजिक फंक्शन, नॉट मेयरली अ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक फंक्शन होता है। अब सिंस बैंक्स ऑपरेट विद हाई लेवरेज एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, effective risk management is essential to maintain stability, profitability and confidence. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। जब बैंक्स की हम लोग बात करते हैं तो आरबीआई का भी यही काम है, टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। Banks mobilize public deposits and lend them across sectors. Robust risk management ensures safety of depositors' fund, prevention of excessive risk taking, maintenance of trust in the banking system. रिस्क मैनेजमेंट अगर बैंक का अच्छा होगा तो वो इंश्योर करेगा कि डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ रहे, जबरदस्ती का रिस्क नहीं लेगा कि बस लोन बांटते रहो, कुछ भी लोन दे दो, कुछ भी कहीं भी इन्वेस्ट कर दो। तो ऐसे जो एक्सेसिव रिस्क टेकिंग है उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा, और बैंकिंग सिस्टम में पब्लिक का ट्रस्ट मेंटेन रहेगा। कैपिटल एडुकेशन सॉल्वेंसी, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स बैंक असेस रिस्क वेटेड एसेट्स एक्यूरेटली, जो हम लोगों ने बेसल 3 में भी पढ़ा।
मेंटेन एडुकेट कैपिटल बफर्स, एब्जॉर्ब लॉसेस ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्ट्रेस, जो एग्जैक्टली हमारा बेसल 3 की रिक्वायरमेंट थी। दिस इज क्रिटिकल फॉर कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल कैपिटल नॉर्म्स एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। देन आता है हमारा क्रेडिट कंट्रोल और एनपीए मैनेजमेंट। बैंक्स का जो प्राइमरी रिस्क होता है वो एक्सपोजर ऑफ क्रेडिट के थ्रू ही होता है ना, लैंडिंग करता है बैंक। तो रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट्स क्रेडिट अप्रेजल एंड रेटिंग सिस्टम। मतलब जैसे आप सोचिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो सब लोगों को उनकी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की रेटिंग होती है उसके थ्रू अलग अलग प्रोफाइल सॉरी अलग अलग लिमिट मिलती है कि किसको क्रेडिट कार्ड के लिए कितनी लिमिट मिल रही है। वो हमारा तो रेटिंग सिस्टम की हेल्प से एक तरह से बचा रहा है। सेक्टोरल बोरोअर एक्सपोजर क्रेडिट लिमिट्स, ये कुछ बैंक्स के अंदर होती है कि बैंक किस सेक्टर में कितना लोन दे सकता है। जैसे आरबीआई अलग अलग सर्कुलर निकालता है, जैसे रिसेंटली इसने रियल इस्टेट के लिए लिमिट निकाली थी पिछले कुछ टाइम, अभी पिछले साल। अब रियल इस्टेट की आरबीआई ने क्या लिमिट दी है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देन हमारे अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होते हैं स्ट्रेस के लिए। जितना अच्छा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट होगा हमारा, है ना, उतने ही ईजिली हम लोग एनपीएस को कंटेन करके रखेंगे और बैंक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी। मार्केट एंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट होता है थ्रू एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, है ना। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट की हेल्प से बैंक अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क को देखता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को देखता है, लिक्विडिटी मिसमैचेस को देखता है। इससे क्या होता है, बैंक्स कैन मीट ऑब्लिगेशन ऑन टाइम विदाउट डिस्टेबलाइजिंग लॉसेस। सपोर्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। रिस्क मैनेजमेंट हमारा अच्छा होता है तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी इसमें इंप्रूव होगी और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी अच्छे होते जाएंगे। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इनेबल बैंक्स टू बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न, allocate capital efficiently, avoid volatility in earnings। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रेगुलेटरी और पॉलिसी पर्सपेक्टिव क्या है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का। रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट से अगर हम लोग देखते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कॉर्नर स्टोन की तरह काम करता है। ठीक है, रेगुलेटर फोकस करते हैं कि इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफाई करे, मेजर करे और रिस्क को प्रोएक्टिवली मैनेज करे। इसके लिए प्रूडेंशियल रेगुलेशन फ्रेमवर्क आता है। ठीक है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स आते हैं रेगुलेटर्स के, उसमें कैपिटल एडुकेसी, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, एक्सपोजर लिमिट्स, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, ये मैनेज की जाती हैं, ये बताई जाती है। क्या होता है ये सब कुछ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के थ्रू करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाए तो आपको ऐसा ना हो कि आपने ढंग से पढ़ा नहीं। रिस्क बेस्ड सुपरविजन होता है अब इनका, स्पेशली बैंकों का रिस्क बेस्ड सुपरविजन करता है आरबीआई, है ना। रेगुलेटरी टेंशन कहाँ पर होता है, जहाँ पे हाई रिस्क इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एंटिटीज होती हैं, कंसंट्रेशन और इंटरकनेक्टेडनेस रिस्क होते हैं। मान लो कोई एक बड़ी एनबीएफसी है जिसने बैंकों से लोन वगैरह लिया हुआ है, वो एनबीएफसी का अगर रिस्क इतना ज़्यादा है और वो एनबीएफसी डूब गई तो कितने सारे बैंकों का पैसा लेकर डूबेगी। जब बैंकों का पैसा लेकर डूबेगी तो उसमें डिपॉजिटर्स का पैसा डूबेगा। डिपॉजिटर का किसी डिपॉजिटर का पैसा हुआ, वो एक जगह से उसका डूब गया, दूसरे बैंक का वो लोन नहीं दे पाएगा, उस बैंक का भी नुकसान होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सुपरवाइजरी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है और क्राइसिस को प्रिवेंट होने से हम सॉरी क्राइसिस को होने से हम लोग प्रिवेंट कर लेते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग और सिनेरियो एनालिसिस होती है। पीछे हम लोगों ने स्ट्रेस टेस्टिंग को समझा था, है ना। स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होता है, बैंक को अलग अलग या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग सिनेरियो दिए जाते हैं ना, कुछ एडवर्स कंडीशंस दी जाती है और देखा जाता है कि उन एडवर्स कंडीशंस पे बैंक की बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ रहा है, बैंक कितना स्ट्रांग हो रहा है, कितना वीक हो रहा है। तो उसमें बैंक या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक टॉलरेंस लिमिट डिसाइड करती है स्ट्रेस टेस्टिंग की हेल्प से। फॉरवर्ड लुकिंग रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करता है स्ट्रेस टेस्ट। आगे इसमें बात होती है डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स की। जितने अच्छे हम लोग डिस्क्लोज करके रखेंगे उतना अच्छा मार्केट डिसिप्लिन होगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आएगा और रिस्क प्राइसिंग बेटर हो पाएगी। रिपोर्टिंग अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग रिपोर्टिंग से क्या होगा, स्टेक होल्डर्स को पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशंस का रिस्क प्रोफाइल क्या है। फिर इसमें सेंट्रल बैंक का रोल रहता है, इंडिया के केस में आरबीआई का रोल रहता है। आरबीआई रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइन इशू करता है, सिस्टमिक रिस्क को मॉनिटर करता है। आरबीआई क्या करता है, बैंकों का इंस्पेक्शन करता है जिसे हम लोग सुपरविजन भी बोलते हैं। हमने आरबीआई के रूल में पढ़ा था सुपरविजन। बैंकों का इंस्पेक्शन करके उन्हें रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट के अंदर रिस्क होता है, बैंक के कैसे कैसे रिस्क होते हैं, गवर्नेंस रिस्क क्या है, बैंक में क्रेडिट रिस्क क्या है, ऑपरेशनल रिस्क क्या है, वो सब बताता है। कंडक्टिंग मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विलेंस, बड़े लेवल पे आरबीआई इसको करता है। और एक्टिंग एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, अगर कोई बैंक रिस्क की वजह से डूब रहा है तो बैंक आरबीआई उसे बचा सकता है। These measures help in preventing systemic crisis and maintaining financial stability.
क्लियर? यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है रिस्क मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का। इसके अलावा इसमें जो भी कुछ है हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के थ्रू करेंगे। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स बाय द एंड ऑफ जैन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा इन टॉपिक्स पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये मेरा मेन टेलीग्राम चैनल का हैंडल है, इसके थ्रू आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो आरबीआई का डेडिकेटेड ग्रुप और डेडिकेटेड चैनल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए। कुछ फीडबैक हो अगर इस पर्टिकुलर वीडियो पे, क्योंकि थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है बाकी सबके लिए, तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम के थ्रू इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।